देखेंगे, उसके बाद में लास्ट में मैं आप लोगों को एलिमिनेशन वाला मेथड एक्सप्लेन करूंगा, जहां पे बहुत इजीली हम लोग 30 सेकंड 40 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। एंड वही क्वेश्चन अगर एलिमिनेशन वाले मेथड से सोल्व हो सकता है तो कितना इजीली आप लोग उसको कितना कम टाइम में आप लोग उसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, एंड यही चीजें ना हमें एग्जाम में टाइम बचाने में हेल्प करती है, जो हमारी रैंक इंप्रूव करने में भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है। ठीक है, एग्जाम के अंदर आप लोगों को बस यही रुक जाना है। ठीक है, अगर आपने 3 ऑप्शन गलत कर दिए तो ऑब्वियसली चौथा यहाँ पे करेक्ट होगा, तो इसको आना आपको वेरीफाई करने की भी जरूरत नहीं है, इसको सोल्व करने की भी जरूरत नहीं है। हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो नया साल स्टार्ट हो गया 2026 एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। तो 2026 का ये मेरा फर्स्ट वीडियो है जहां पे मैं आप लोगों के साथ में ये वाला क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा। जेईई मेन 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, बट उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आप लोगों ने भी नया साल स्टार्ट हो गया, आप लोगों ने भी बहुत सारे रिजोल्यूशन लेना स्टार्ट कर दिया होगा, बहुत बच्चों ने, एंड कुछ बच्चे रिजोल्यूशन लेंगे अभी कि हम 2026 में कुछ किस तरीके से पढ़ाई करेंगे एंड ऐसे ऐसे करके हम लोग चीजों को सोल्व करेंगे। तो मैंने भी एक रिजोल्यूशन लिया है कि मैं भी 2026 में आप लोगों के साथ में यहाँ पे फिजिक्स को किस तरीके से पढ़ना चाहिए, किस तरीके से फिजिक्स में टॉपिक्स को अप्रोच करना चाहिए, ताकि बहुत इजीली आप लोग उससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स हैं वो कर पाएं। तो ये मेरा यहाँ पे कोशिश रहेगी इस ईयर में कि मैं आप लोगों के साथ में बेस्ट चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन कर पाऊं, ताकि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो अपने एग्जाम की प्रिपरेशन में। एंड यहाँ पे मेरा मतलब बेसिकली मेरा पर्पज ये रहेगा कि आप लोगों को फिजिक्स को किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए, ताकि आप बहुत इजीली क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएं, आप बहुत इजीली क्वेश्चन को समझ पाएं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो चाहे न्यूमेरिकल हो, आप किस तरीके से क्वेश्चंस को समझ पाए। बहुत सारी बातें करेंगे। तो मैंने रिजोल्यूशन लिया है कि 2026 में मैं हर दिन ऑलमोस्ट एक वीडियो बनाऊंगा। हर दिन भी नहीं तो मैंने सोचा है कि पूरे साल को मिला के कम से कम 300 से ऊपर तो मैं वीडियो बनाने वाला हूं आप लोगों की हेल्प करने के लिए, जहां पे मैं स्ट्रेटेजी शेयर करूंगा आप लोगों के साथ में, किस तरीके से क्वेश्चंस को अप्रोच करना चाहिए, वो सारी बातें हम लोग करेंगे। तो अभी ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली जेईई मेन 2020 के अंदर जनवरी वाले अटेम्प्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है, रोटेशन वाले चैप्टर के अंदर है। तो अगर आप इस क्वेश्चन के ऑप्शंस देखोगे, इस क्वेश्चन को देखोगे तो आपको लगेगा कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत बड़ा है। ठीक है, वैसे बहुत बड़ा सॉल्यूशन नहीं है इस क्वेश्चन का। यहाँ पे मैं दो तरीके आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, एक एलिमिनेशन वाला मेथड मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा एंड एक जो जनरल तरीका है इस क्वेश्चन को सोल्व करने का, जो एक्चुअल तरीका है वो। अब देखो आप लोगों को कुछ बातें बताता हूं। कभी कभी क्या होता है ना कि एग्जाम में हमने बहुत प्रैक्टिस करी है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं जो देखने में बहुत बड़े लगते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा स्मार्टली सोचो उस क्वेश्चन के बारे में, उस कॉन्सेप्ट के बारे में जिससे वो क्वेश्चन आया है, तो आप बहुत इजीली एलिमिनेशन वाले तरीके से उस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, जैसे इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे। तो अभी ये वाला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं जो जेईई मेन 2020 के अंदर जनवरी वाले अटेम्प्ट में पूछा गया है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन के मैं यहाँ पे आप लोगों को दो मेथड बताऊंगा, एक जो ट्रेडिशनल मेथड है, जो जनरल मेथड है जिससे हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, मतलब बहुत बेसिक से मैं आप लोगों को सोल्व करके बताऊंगा कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। दूसरा जो होगा वो एलिमिनेशन वाला मेथड होगा, एंड मुझे पता है कि आप लोगों को एलिमिनेशन वाला मेथड देखना, बट उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। ठीक है, देखो एलिमिनेशन वाले मेथड भी आप लोग तब प्रैक्टिस कर पाते हैं या उनको तब अप्लाई कर पाते हैं एग्जाम के अंदर जब आप कॉन्सेप्चुअली बहुत स्ट्रांग है उस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर, तभी आप लोग एलिमिनेशन वाला मेथड लगा सकते हैं। एलिमिनेशन वाला मेथड ऐसे समझो कि एक तरीके का टाइम सेव करने का एक जुगाड़ है एग्जाम के अंदर, जो कि मुझे लगता है कि बहुत इफेक्टिव है अगर आप लोग एलिमिनेशन वाले मेथड से किसी क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो यहां पे पहले जनरल अप्रोच से इस क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं वो देखेंगे, उसके बाद में लास्ट में मैं आप लोगों को एलिमिनेशन वाला मेथड एक्सप्लेन करूंगा, जहां पे बहुत इजीली हम लोग 30 सेकंड 40 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। हो सकता है कि मेरे को थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाए क्योंकि मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा इसलिए। ठीक है, तो सबसे पहले जनरल अप्रोच से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखना। आप लोगों को एक आइडिया लगेगा कि जब आप जनरल मेथड से किसी क्वेश्चन को सोल्व करने जाते हैं एंड वही क्वेश्चन अगर एलिमिनेशन वाले मेथड से सोल्व हो सकता है, तो कितना इजीली आप लोग उसको, कितना कम टाइम में आप लोग उसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, एंड यही चीजें है ना हमें एग्जाम में टाइम बचाने में हेल्प करती है, जो हमारी रैंक इंप्रूव करने में भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है। ठीक है, बट सबसे इंपॉर्टेंट जो फिजिक्स में होता है ना वो होता है कि कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करना, एंड आप लोगों की हमेशा ट्राई रहना चाहिए, चाहे आप जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं चाहे आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट के ऊपर आप लोगों को फोकस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में जितनी भी चीजें गिवन है हम लोग उनको लिखेंगे। पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे, क्वेश्चन रीड करते टाइम पे हम लोग अपने दिमाग में सोचेंगे कि किस तरीके से इसमें चीजें हो रही है। उसके बाद में इस क्वेश्चन में जो भी डेटा गिवन है वो लिखेंगे एंड उसके बाद में हम लोग अप्रोच करते हैं। ठीक है, तो अच्छा मैं एक छोटा सा स्टार्टिंग में एक चीज बता देता हूं कि इस क्वेश्चन को मैंने सोल्व किया, लेकिन यहाँ पे मैं ना यहाँ पे आर स्क्वायर लगाना भूल गया था। तो आप लोग स्टार्टिंग से अगर सॉल्यूशन देखोगे तो इस वाले ऑप्शन में यहाँ पे आर स्क्वायर आप लोगों को नहीं दिखेगा, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे आर स्क्वायर है। सबसे पहले तो हम लोग क्वेश्चन को रीड करेंगे एंड यहाँ पे जो भी चीजें गिवन है वो यहाँ पे लिख लेंगे। A uniformly thick wheel with moment of inertia I and radius r is free to rotate about its center of mass। तो हमारे पास में यहाँ पे एक व्हील है, ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट फ्री टू रोटेट है। ठीक है, और इसकी रेडियस कितनी है r एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका कितना है I।
ठीक है। फिर उसके बाद में ब्लॉक M1 एंड M2 अटैच्ड विद एंड्स ऑफ मासलेस स्ट्रिंग एज शोन इन द फिगर। यहाँ पे M1 एंड M2 आप लोगों को दिख रहा होगा एंड M1 एंड M2 के बीच में रिलेशन दिया गया है। तो सबसे पहले तो देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या दिया गया है, व्हील का I दिया गया है, इसकी रेडियस कितनी दी गई है R। फिर उसके बाद में ब्लॉक्स का मास यहाँ पे दिया गया है M1 एंड M2 और ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है M1 ग्रेटर देन M2। M1 ग्रेटर देन M2 होने का मतलब ये है कि यहाँ पे सिस्टम M1 इधर नीचे जाएगा एंड M2 इधर से किधर जाएगा, ऊपर जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों ने एनएलएम वाले चैप्टर में पुली वाले प्रॉब्लम में आप लोगों को पढ़ा हो। सबसे सिंपलेस्ट पुली वाली प्रॉब्लम है जिसको एटवुड मशीन भी बोला जाता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वहां पे जो रिजल्ट आया था वो उसको उस सेम रिजल्ट तो नहीं होगा, यहाँ पे उसमें थोड़ा सा चेंज होगा। वो चेंज क्या होगा हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद में द सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट। रिलीज फ्रॉम रेस्ट ये इंफॉर्मेशन लिखना बहुत जरूरी है, रिलीज फ्रॉम रेस्ट। अच्छा, रेस्ट से रिलीज करने का मतलब है कि दोनों ब्लॉक का इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0। अगर दोनों ब्लॉक का इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल से रेस्ट से रिलीज कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि ये जो हमारे पास में पुली है या ये व्हील है, ये भी इनिशियली रेस्ट में था। अगर ये व्हील इनिशियली रेस्ट में था, इसका मतलब इसका ओमेगा इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी क्या है, 0। तो फाइंड एंगुलर स्पीड ऑफ व्हील व्हेन m1 डिसेंड्स बाय ए डिस्टेंस h। ये बोल रहा है कि सिस्टम जब चलना स्टार्ट करेगा तो m1 नीचे मूव करेगा, तो m1 यहाँ पे h डिस्टेंस नीचे आएगा, इतनी डिस्टेंस, उस मोमेंट में इसका ओमेगा क्या होगा वो हमें बताना है। तो बेसिकली हमें फाइनल ओमेगा बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिख लिया, हमें क्या बताना है, यहाँ पे ओमेगा फाइनल फाइंड आउट करना है, ये चीज हमने लिख ली। अब देखो हमें ओमेगा फाइनल निकालना है, तो ओमेगा अगर आ रहा है तो उसका कहीं ना कहीं अल्फा से रिलेशन होगा। अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन, किसका, इस व्हील का। इनका तो एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं हो सकता, इनका एक्सेलरेशन होगा। m1 और m2 का क्या होगा, एक्सेलरेशन, क्योंकि ये लीनियर मोशन के अंदर है। यहाँ पे रोटेशनल मोशन के अंदर कौन है, व्हील है, तो यहाँ पे इसका क्या होगा, अल्फा। अब ध्यान से देखो, अगर हम लोग इस डायग्राम को देखें तो यहाँ पे क्या लग रहा है, m1g नीचे की तरफ लग रहा है, यहाँ पे क्या लग रहा है, m2g नीचे की तरफ लग रहा है। अब m1 बड़ा है m2 से, तो ऑब्वियसली m1 नीचे जाएगा, m2 ऊपर जाएगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 के ऊपर m1 यहाँ पे है एंड t टाइम में इसने h डिस्टेंस ट्रेवल करी एंड अब ये पहुंच गया यहाँ पे m1, ठीक है। एंड यहाँ पे इसकी फाइनल वेलोसिटी मैं कितना मान लेता हूँ, vf, कितना मान लेता हूँ, v फाइनल। एंड ये टाइम कितना है यहाँ पे, ये टाइम है t टाइम, मतलब ये ब्लॉक यहां से यहां पहुंचने में t टाइम ले रहा है। तो ऑब्वियसली ये m2 भी यहां से कहीं यहां पे आया होगा एंड m2 कितना ऊपर आया होगा, m2 भी h ऊपर आया होगा, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिंग को हम लोग मानेंगे इनएक्सटेंसिबल। ओके, अब देखो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है ओमेगा फाइनल। ओके, तो अब ये नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे ये पुली कुछ इस तरीके से रोटेट करेगी, तो इसके पास में आएगा अल्फा। अल्फा है एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ दिस पुली और व्हील। ओके, तो हमें ओमेगा फाइनल निकालना है। तो ओमेगा फाइनल निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज करेंगे रोटेशनल मोशन के अंदर, ठीक है। जैसे v इज इक्वल टू यू प्लस एटी होता है, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है। इस तरीके से हमारे पास रोटेशनल मोशन के अंदर भी इक्वेशंस ऑफ मोशन होते हैं एंड हम लोग यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी, जस्ट लाइक v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन के अंदर हमें ओमेगा इनिशियल कितना दिया गया है, 0, तो ये तो हो गया हमारा 0। तो हमें ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू आ जाएगा अल्फा टी। ओमेगा फाइनल निकालने के लिए हमें अल्फा चाहिए, हमें टाइम चाहिए कि ये यहां से यहां पे h जब नीचे गया तो कितना टाइम लगा, t, ये कितना होगा, ठीक है। चलो अब देखो अल्फा की अगर बात आती है, अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन। अब ध्यान से देखो, ये ब्लॉक यहां पे नीचे जा रहा है, तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन होगा नीचे की तरफ a एंड इस ब्लॉक का ऊपर की तरफ होगा a। तो यहाँ पे ये ब्लॉक नीचे की तरफ a एक्सेलरेशन से जा रहा है, ये ऊपर की तरफ a एक्सेलरेशन से जा रहा है, ये घूम रहा है। तो अल्फा और लीनियर एक्सेलरेशन के बीच में जो रिलेशन है, अल्फा इज इक्वल टू a by r, और यू कैन से a इज इक्वल टू r अल्फा, ये वाला रिलेशन होता है। तो हम लोग अल्फा को a by r से यहां पे रिप्लेस कर सकते हैं, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू a by r इंटू टी, ये हमारे पास में आ जाएगा ओमेगा फाइनल। तो हमें एक्सेलरेशन निकालना है, हमें टाइम निकालना है, उसके बाद में हमारा क्वेश्चन बन जाएगा, उसके बाद में कुछ भी नहीं है। तो अब देखो आप लोगों ने एनएलएम वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि जब इस टाइप का सिस्टम होता है, अच्छा यहाँ पे हम लोग टेंशन भी दिखा देते हैं कि टेंशन क्या क्या होगा, ध्यान से देखना। टेंशन जब इस टाइप का क्वेश्चन अगर आप एनएलएम में सोल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे पुली आइडियल होती है। आइडियल पुली होने का मतलब है कि वो मासलेस होती है, घूमती नहीं है पुली। उस केस में स्ट्रिंग में दोनों तरफ टेंशन सेम होता है, लेकिन रोटेशन वाले चैप्टर में जब पुली घूम रही होती है तो यहाँ पे दोनों तरफ टेंशन अलग होगा। अगर यहाँ का टेंशन मैं T2 मान लेता हूँ, तो यहाँ का कितना होगा, T1। तो यहाँ पे T2 नीचे लग रहा होगा एंड यहाँ पे T2 किधर लग रहा, T1 किधर लग रहा होगा, नीचे की तरफ। अगर ये वाले क्वेश्चन एनएलएम वाले चैप्टर में है, तो एनएलएम वाले चैप्टर में इस सिस्टम का जो एक्सेलरेशन होता है उसका फॉर्मूला होता है
m1 माइनस m2 z डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। एंड ये फॉर्मूला कब होता है? एनएलएम वाले चैप्टर के अंदर, जहां पे हम लोग पुली को आइडियल मानते हैं। आइडियल पुली का मतलब है कि वहां पे पुली रोटेट नहीं कर रही होती है, यहाँ पे पुली हमारी रोटेट कर रही है, मतलब उसके पास में अल्फा है। तो यहाँ पे फॉर्मूला इससे थोड़ा सा अलग होता है, ज्यादा नहीं होता। यहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा होगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है m1 माइनस m2 z डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस आई बाई आर स्क्वायर। ये आई बाई आर स्क्वायर यहाँ पे एक्स्ट्रा टर्म आती है, जो कि किसके लिए है? पुली के लिए, व्हील के लिए है ये वाली टर्म। मेरी बात समझ में आ गई? ये वाला फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्योंकि ये बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है रोटेशनल डायनेमिक्स का। तो अब इस क्वेश्चन को, इस फॉर्मूला को हम लोग अप्लाई करते हैं एंड ये वाला आंसर निकालते हैं। तो हमारा ये आ गया। तो अगर मैं यहाँ पे आर स्क्वायर क्या ले लूं, एलसीएम ले लूं, तो आर स्क्वायर ऊपर आ जाएगा। तो इसको ऐसे लिख सकता हूं, a इज इक्वल टू m1 माइनस m2 जी आर स्क्वायर। मैंने यहाँ पे आर स्क्वायर एलसीएम लिया है, तो आर स्क्वायर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो m1 प्लस m2 आर स्क्वायर प्लस आई, m1 प्लस m2 आर स्क्वायर प्लस आई, ये हमारे पास में टर्म निकल के आ जाएगी। हमें ये ओमेगा फाइनल निकालना है, एक्सेलरेशन हमारा आ गया, हमें टाइम निकालना है कि टाइम क्या होगा। देखो ये ब्लॉक यहां से यहां पे जाएगा, कितने एक्सेलरेशन से जा रहा है? इतने एक्सेलरेशन से जा रहा है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है? यहाँ पे इस ब्लॉक की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0, t इज इक्वल टू 0 पे, t टाइम में यहाँ पे पहुंचा। तो हम लोग यहाँ पे अब लीनियर मोशन के अंदर जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको यूज करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे बताओ? यहां से यहाँ पे जा रहा है, h डिस्टेंस कवर कर रहा है, क्या मैं लगा सकता हूँ? h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। u यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी है, तो ये कितना हो गया? 0। तो यहाँ पे t कितना आ जाएगा? ये इधर आ जाएगा 2h बाई a, एंड इसका क्या आ जाएगा? रूट। t कितना आ जाएगा? रूट 2h बाई a। ये वैल्यू यहां पे पुट करेंगे ओमेगा फाइनल। तो ध्यान से देखना, ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? a बाई r इंटू टी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? रूट 2h बाई a। ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई? t की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब देखो यहां पे इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? a को अंदर भेज देंगे, r को भी अंदर भेज देंगे, तो कितना आ जाएगा? 2h a स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहाँ पे कितना आ जाएगा? आर स्क्वायर इंटू ए। ये ए रूट के अंदर जाएगा तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, आर इसके अंदर जाएगा इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे एक ए तो कैंसिल हो गया, हमारे पास में बच गई ये वाली वैल्यू। कितना बच गया? 2ha बाई आर स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, एक्सेलरेशन की ये वैल्यू हमारे पास में है। जब ये वैल्यू आप ए की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे ना, तो देखो ये आर स्क्वायर न्यूमरेटर में आ रहा है और डिनोमिनेटर में हमारे पास में क्या है? आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा एंड हमारे पास में फाइनली क्या बचेगा? ध्यान से देखना इधर, हमारे पास में फाइनली बचेगा ओमेगा फाइनल। ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू, ये बच जाएगा रूट 2h। ध्यान से देखना, ये आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक ये आर स्क्वायर यहां पे कैंसिल हो जाएगा इससे, तो हमारे पास में क्या बचेगा? 2h एंड यहां पे आ जाएगा m1 माइनस m2 z डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा? m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, यहां पे आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस आई। तो ये हमारा ओमेगा फाइनल आ गया एंड आप लोग देख सकते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो था जो जनरल मेथड जो आप लोगों को फॉलो करना चाहिए, ये जो आप लोगों को आना चाहिए कॉन्सेप्चुअली। अब इसके बाद में हम लोग देखते हैं सेकंड मेथड, जहां पे हम लोग एलिमिनेशन वाले मेथड से इस क्वेश्चन को सोल्व करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, एंड एलिमिनेशन वाले मेथड के लिए भी आपको बेसिक चीजें तो आनी ही चाहिए। अब देखो मेथड 2 के अंदर सबसे पहले आप लोगों को एनएलएम वाला फॉर्मूला पता होगा कि जब इस टाइप का एटवुड मशीन वाला क्वेश्चन आता है तो एनएलएम के अंदर ये वाला जो m1g है ये इस मोशन को सपोर्ट करता है एंड ये m2g इस मोशन को अपोज करता है, क्योंकि यहाँ पे m1 ग्रेटर देन क्या है? m2। तो अब ध्यान से देखो, यहाँ पे बेसिकली m1g सपोर्ट कर रहा है एंड m2g क्या कर रहा है? यहाँ पे अपोज कर रहा है। तो ये दोनों मोशन जो यहाँ पे ये वाली टर्म आएगी एक्सेलरेशन के अंदर, m1g माइनस m2g, ये वाली टर्म तो आएगी एक्सेलरेशन के अंदर। ठीक है, अगर आप लोग सिंपल जो एनएलएम वाला फॉर्मूला भी देखें तो वहां पे भी m1g माइनस m2g ये वाली टर्म आती है। तो इसका मतलब एक चीज तो आप लोगों के दिमाग में आनी चाहिए एग्जाम के अंदर कि यहाँ पे m1 प्लस m2 वाली टर्म तो आंसर के अंदर हो ही नहीं सकती। तो हमारे दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे? यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएंगे, ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएंगे। फिर उसके बाद में आता है यहाँ पे इन दोनों ऑप्शन में से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा एलिमिनेशन वाले मेथड में। अब देखो हमें यहाँ पे क्या निकालना है? हमें यहाँ पे ओमेगा निकालना है। ओमेगा क्या होता है? डी थीटा बाई डी टी। यहाँ पे ये जो डी थीटा होता है ना, ये होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है।
ठीक है, आप लोगों को पता होगा, अगर यूनिट एंड डायमेंशन आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा, ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। अगर ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, इसका मतलब तो हमारी ओमेगा की डायमेंशन क्या आ जाएगी, यहाँ पे ओमेगा की डायमेंशन आ जाएगी, ओमेगा इज इक्वल टू, ये तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी हो गया, एंड यहाँ पे क्या टाइम, 1 बाई टाइम की डायमेंशन, तो हमारे ओमेगा की डायमेंशन यहाँ पे निकल के आ जाएगी टी इनवर्स, ये हमारी ओमेगा की डायमेंशन आ गई। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे इस सी वाले ऑप्शन को देखोगे तो ये तो यहाँ पे ये वाले टर्म जो है ये मास की डायमेंशन होगी इसके पास में। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, एम आर स्क्वायर, एंड ये जो आई होता है ना, आई क्या होता है, आई को हम लोग एम के स्क्वायर लिख सकते हैं, जहां पे के होता है रेडियस ऑफ गायरेशन। तो यहाँ पे एक तो मास आ रहा है एंड एक आर स्क्वायर, मतलब यहाँ पे लेंथ का स्क्वायर आ रहा है। तो अगर मास से मास वाला डायमेंशन तो कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बाई एल स्क्वायर बच जाएगा, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, 1 बाई एल स्क्वायर। तो अगर यहाँ पे मैं सी वाले ऑप्शन को यहाँ पे लिखना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, ब्रैकेट के अंदर 1 बाई एल स्क्वायर एंड इसकी पावर 1/2। यहाँ पे जी क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट मींस मीटर मींस एल बाई सेकंड स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेकंड स्क्वायर इनटू यहाँ पे एच क्या है, हाइट, इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, एल। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, हमें क्या डायमेंशन चाहिए, हमें डायमेंशन चाहिए टी इनवर्स डायमेंशन चाहिए। यहाँ पे देखो, ये एल स्क्वायर जब बाहर आएगा 1/2 पावर से, तो ये एल बच जाएगा, तो एल से एल कैंसिल हो जाएगा, लेकिन फिर भी हमारे पास में क्या बच जाएगी, एक एल से एक एल कैंसिल हो जाएगा, लेकिन फिर भी हमारे पास में यहाँ पे क्या बच जाएगा, एल बाई सेकंड स्क्वायर बच जाएगा, जो कि हमारा आंसर बिल्कुल भी नहीं है। तो यहां से हमें ये वाली डायमेंशन नहीं मिलने वाली, ठीक है, तो हमारा ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता। अब देखो, एग्जाम के अंदर आप लोगों को बस यही रुक जाना है, ठीक है, अगर आपने 3 ऑप्शन गलत कर दिए तो ऑब्वियसली चौथा यहाँ पे करेक्ट होगा। तो इसको आना आपको वेरीफाई करने की भी जरूरत नहीं है, इसको सोल्व करने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों को करके बता देता हूं क्योंकि हमारा ये आंसर है। तो हम लोग देख लेते हैं इसको। अब देखो, डी वाले ऑप्शन में जैसे मैंने बोला कि ये मास की डायमेंशन यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे एक नीचे क्या बच जाएगा, एल स्क्वायर की डायमेंशन, एल स्क्वायर की डायमेंशन बच जाएगी। अब डी वाला ऑप्शन देख रहे हैं, तो इस ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे जी एच की डायमेंशन, जी की डायमेंशन क्या हो जाएगी, मीटर बाई सेकंड स्क्वायर, दैट मींस एल बाई टी स्क्वायर, इनटू यहाँ पे h की डायमेंशन क्या है, एल, मास की डायमेंशन से मास की डायमेंशन यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी, एंड नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ पे एल स्क्वायर, एंड इसकी पावर यहाँ पे कितनी है, 1/2 इसकी पावर है। अब देखो, एल स्क्वायर, यहाँ पे एल स्क्वायर से ये एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास में ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 1/t स्क्वायर एंड इसकी पावर 1/2। जब इसको बाहर निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/t, एंड 1/t हमारे किसकी डायमेंशन है, यहाँ पे ओमेगा की डायमेंशन है। तो इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को एलिमिनेशन वाले मेथड से बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये वाला सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, एंड इस चैनल पे अगर पहली बार हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड कमेंट में लिखो कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।